और मैं सच कहता हूँ आपके चैनल पे कि हम लोगों ने उस टाइम पे घास की रोटियां खाई हैं और सडनली हमारे ऊपर फायर आ गया। वो मेरा पहला कॉन्टेक्ट था कि जब बहुत ही क्लोज और हमारे जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट राइट से जो है गोलियां निकलते हुए गई। हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चाहूँ कि यूं कई गाँव में जाते हैं, यूं कई राज्यों में जाते हैं, वक्त जो एड तुम यखा चलाने वो एड होते हैं वक्त चला और वक्त हूँ एड में बता कि भाई हमारे पहाड़ मान यह एक संस्कृति यंच यह शोरगुल नहीं होती। हम लोग शांति प्रिय लोग छा, हम लोग पहाड़ी लोग छा, शांति से रहना हम लोग। लेकिन सर मैंने ये भी देखा है कि जो होटल लाइंस वाले हैं वो ज्यादातर उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं। उन्होंने मतलब उत्तराखंड में जैसे जो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ जमीन लेके उन्होंने बड़े बड़े होटल्स बनाए हैं। हम उन सोनी की आप तो नेपाली भी होंगे। जब कुछ नहीं होता है तो आदमी कुछ भी खा सकता है। उस टाइम पे आपके सामने कोई दुश्मन हो, उसके साथ आपकी मुठभेड़ हो रही है। सर अग्निवीर को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इसको गवर्नमेंट को बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन गवर्नमेंट काम कर रही है इसमें नो डाउट। क्योंकि सर वहाँ पे जब वो निकल रहे थे तो वो तलवार लहरा के अपनी निकल रहे थे और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। आमतौर पर पुलिस वाले क्या करते हैं कि जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा टू व्हीलर्स वालों ने, तो उनका वो चालान भी काट देते हैं, उनका वो फाइन काट देते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई क्या बोल रहे हो? ए भाई के बंदे चाहिए यार तुम्हें कामड़ा आगो है ना, खाना खाओ कि नहीं खाओ, ऐसा ही होना चाहिए मतलब जब आप बात करने को बैठो कहीं पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। मैं हूं अंशुल नेगी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय सेना की सबसे खतरनाक पैरा स्पेशल फोर्स के पूर्व सैनिक और साथ ही साथ स्नाइपर भी मिस्टर राकेश सचवाण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। जी सर, आप भारतीय सेना में कैसे शामिल हुए और पैरा स्पेशल फोर्स की जो सफर है तो वो आपका कैसा रहा है? नेगी जी, मैं जो था उस टाइम पे मैं पढ़ ही रहा था जो है, और मैं 12th में था उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे ना बीआरओ के थ्रू भर्तियां निकला करती थी जो है, और क्योंकि उस टाइम पे संचार के साधन आपको पता ही है, मोबाइल वगैरह वो सारी चीज़ें तो थी नहीं जो है। तो बीआरओ का कॉल लेटर आता था और उसके बाद जो है आप जो है बीआरओ में जाते थे एंड वहाँ पे अपना फिजिकल जो टेस्ट होता था तो वो आप लोग देते थे जो है। तो सेम ऐसे ही ऐसा कुछ था नहीं कि रेंडमली उस टाइम पे जैसे आजकल के बच्चे हैं बड़ा एक एम लेके चलते हैं कि हमें ये करना है या हमें वो करना है। उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं मतलब मन में, और हम गए वहाँ पे और उसके बाद जो है सिलेक्शन हो गया मेरा जो है, और मैं सीधा बेंगलोर जो था, तो पैरा सेंटर पीआरटीसी है बेंगलोर में, तो मैं बेंगलोर चला गया था। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी, मतलब कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जाना है। लेकिन जब मैं पैरा सेंटर में गया और पैरा सेंटर में जाने के बाद हमको समझ में आई, हम लोग तो जैसे ही होता ना कि गांव के हम लोग थे और हम लोग गांव से निकल करके गए थे और बिल्कुल आपकी तरह स्मार्ट और बाल हमारे बड़े बड़े जो है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे और जाते ही उन लोगों ने हम लोगों को एक बैरक दी और सबको एक बैरक के अंदर जो है कहा कि भाई सब लोग आप जो है यहाँ पे सो जाइए करके, यहाँ पे रहिए। और उसके बाद जो है हमारी फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेके गए, जो मैंने पहले ही कहा था कि जाते ही सीधा मिस्टिन कट जो होता है, आपके बाल जो होते हैं फौजी कट एकदम जो है, तो वो हमारा कर दिया गया। तो हम एक दूसरे को देख रहे थे तो हंसते भी थे कई बार कि क्या आए थे और क्या बन गए हैं। बट धीरे धीरे ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई तो फिर समझ में आना स्टार्ट हुआ। ट्रेनिंग के साथ साथ ही जिम्मेवारियां समझने आनी स्टार्ट हो गई थी, और साथ में जो एसएफ जो थी, पहले उसको कमांडो बोला जाता था, और उसके जो इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे जो है, तो उनके ना बैचेस बहुत सारे होते थे जो है, बिल्कुल रेड और मैरून बैरे वगैरह लगा करके। तो वो चीज़ें होती, तो वो अलग से एक दिखता था कि मतलब पूरी आर्मी के जवान एक तरफ और वो बंदा एक तरफ जो है, तो वो इंस्ट्रक्टर जो होते थे। तो उनसे हमको वहाँ से जब वो सुनाते थे अपने बारे में, अपने ऑपरेशंस के बारे में, और कि कैसे कैसे उन लोगों ने ऑपरेशंस किए हैं JNK के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वहाँ से एक जिज्ञासा हमारे अंदर जन्म लेनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद हमने सोच लिया था कि भाई जब हम ट्रेनिंग कर ही रहे हैं तो हम अब SF को ही कमांडो ट्रेनिंग जो होगा उसको भी करेंगे। तो वहाँ से हम वॉलंटियर हो गए थे और उसके बाद फिर हमारी कमांडो की जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है? मतलब जैसे हम कहते हैं कि रंग रूट में बहुत घिसापिटी होती है, फ्रंट रोल वगैरह होता है, तो ऐसे कुछ परेशानी आपको लगा हो किसी टाइम? नहीं, परेशानी क्या, मतलब ट्रेनिंग का मतलब ही परेशान करना होता है। जी। तो ये था कि ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है, और खास करके वो भी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग
जो कि वर्ल्ड में सबसे मैं कहता हूँ कि फाइनेस्ट और कठोर ट्रेनिंग आप इसको कह सकते हैं होती है, तब वहाँ से एक सोल्जर निकल करके आता है। तो वो, और ख़ास करके फिर जब आप पैरा की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा रगड़ा, बहुत ज़्यादा फ्रंट रूल तो हमारे लिए एक छोटा सा एक जैसे कह सकते हैं कि बहुत छोटी सी एक इनाम हुआ करता था। उससे भी ज़्यादा, उससे मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा हार्ड जो होता था वर्क होते थे। अच्छा सर, जैसे आप स्नाइपर भी रहे हो, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहता है और आपके मन में क्या फीलिंग रहती है कि आप स्नाइपिंग कर रहे हो और दुश्मन सामने है? स्नाइपर का रोल एक अलग होता है और बहुत जिम्मेवारी वाला रोल होता है उसका, क्योंकि पूरे अगर आप कहें ट्रुप के अंदर या स्क्वाड के अंदर जो है वो एक सिंगल आदमी होगा जो कि स्नाइपर होगा। तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेवारियां भी उतनी ही ज़्यादा रहती हैं और उसका रोल एक अलग तरीके का रहता है। मेरा ये मानना है कि स्नाइपर जो होता है वो एक किस्म से बैकबोन है उस स्क्वाड की। ओके, तो जैसे पबजी में भी लोग स्नाइपिंग करते हैं, तो उससे तो काफी अलग रहता होगा ये चीज। नहीं, देखो मैं ये कहता हूँ कि जो सिनेमा या पिक्चर या जो है उसमें हकीकत उससे कोसों दूर है। यहाँ पे तो सब कुछ इजी आप लोगों को मिल जाता है देखने के लिए या खेलने के लिए, बट जब आप बैटल उसमें जाओगे, ग्राउंड में जाओगे, ऑन ग्राउंड में जब आप काम करते हैं तो बहुत बहुत अंतर है, बहुत अंतर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो है कि इतना ईजी नहीं है एक स्नाइपर बनना। उसके लिए आपको कठोर परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप निकल के आ पाओगे। हर कोई स्नाइपर नहीं बन पाता है। जी सर। सर, स्पेशल फोर्सेस में कोई साल आपका ऐसा रहा हो कि आपको वहां पे ये लगा हो कि ये चीज बहुत कठिन है आपके लिए? देखो स्पेशल फोर्सेस के अंदर जो मेरा मानना है, हर एक दिन चुनौती भरा होता है। हर एक दिन जो होता है वो मतलब दूसरे दिन आप कहाँ निकलोगे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बड़ा डिसिप्लिन आपको रहना पड़ता है और हर चीज़ एक एक कदम आपको फूंक फूंक के रखने पड़ते हैं। तो ऐसा था कि एक बार हम लोग जो है मच्छल सेक्टर के अंदर थे और 2002 का बात है शायद जो है। तो उस टाइम पे हम लोग जो है नौसेरा नार एक जगह है, बहुत ही डेंजर था और पाकिस्तान बॉर्डर के ही एकदम क्लोज ये जगह होती है। तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो क्योंकि हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं तो 74 आवर्स का हम लोग अपने साथ राशन लेके जाते हैं। जी। अब राशन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे क्या रहता होगा। मतलब शक्कर पारे हो गए, आपका चने हो गए, आपकी पूरी हो गई। तो हम लोग जो है इसको लेके जाते थे और वो 74 आवर्स का था। लेकिन हुआ ये कि वो ऑपरेशन थोड़ा सा और आगे सरक गया। अब जितना ऑपरेशन आगे को सरकता जाएगा तो उतना आपका जो होगा राशन तो खत्म, और राशन तो आप उतना ही लेके आए हैं जो है। तो वो जब कम होना स्टार्ट हुआ और ऑपरेशन बढ़ता चला गया, तो ऑपरेशन का ड्यूरेशन जो बढ़ता चला गया, तो फिर आप बिलीव नहीं करेंगे कि कभी हमने, जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप जी ने जो है घास की रोटियां खाई हैं। और मैं सच कहता हूं आपके चैनल पे कि हम लोगों ने उस टाइम पे घास की रोटियां खाई हैं। तो सर, घास की रोटियां कैसे आपने उसको बनाया? मैं ये कह सकता हूं कि घास जो होता है कि उस जो अगर आप पहाड़ क्षेत्रों में जाओगे, हमारे पहाड़ी जितने भी क्षेत्र हैं, तो एक पालक तो आपके खेतों में होती है जिसको आके आप उगाते हैं जो है। एक पालक आपकी ऑर्गेनिक जो होती है जो जंगलों में उगती है, वो भी खाई जाती है। अब आप ये कह सकते हैं क्योंकि हमको सर्वाइवल जो होता है उसकी टेक्निक सिखाई जाती है, तो वो ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। आपको सर्वाइवल के अंदर आपको वो सारी चीज़ें खानी, आपको पहचान होनी चाहिए उन चीज़ों की। तो जब हमारा राशन खत्म हुआ तो हमने वो घास काटी वहाँ से, और उस घास को जो है आपने वहाँ पे एक तेल का कंटर था, मुझे आज भी याद है जो है, कभी इंडियन आर्मी के लिए उसमें गया होगा, तेल वगैरह रिफाइंड का जो होता था। तो उसको हमने काटा और काटने के बाद फिर उसके अंदर हमने पानी डाल करके वो बॉयल किया। उसके बाद उसको पीसे, जैसे हमारे गढ़वाली में बोलते हैं काफली। तो हमने उस काफली को जो है जो कंटर का जो वो था, क्या कहते हैं, जो ढक्कन था जी, तो उसी पे ही हमने उसको तवे की तरह उसको यूज किया। क्या बात। और उसको निचोड़ करके और उसके ऊपर रख के कुछ तो हमने सूप के रूप में उसको इस्तेमाल किया और कुछ हमने उसको ऐसे करके खाया। तो इस टाइम से हमने उसके 2 से 3 दिन हमने उसके ऊपर निकाले हैं। स्वाद में कैसा था? बिल्कुल, स्वाद में बहुत बढ़िया। जब कुछ नहीं होता है तो आदमी कुछ भी खा सकता है उस टाइम पे, और वो उस टाइम पे स्वाद नहीं देखा जाता है। उस टाइम पे तो
एक जीने की, जिसे कह सकते हैं कि हमको जिंदा रहना है और अपने टास्क को जो है पूरा करना है। तो उस टाइम पे तो दिमाग में यही सब, स्वाद वाद कुछ भी समझ में नहीं आता है उस टाइम पे। जी सर। सर, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा किस्सा हो कि आपके सामने कोई दुश्मन हो, उसके साथ आपकी मुठभेड़ हो रही हो। देखो, बहुत बार ऐसा नहीं है कि हर एक किस्सा एक नई कहानी लेकर के आता था। और क्योंकि लगातार एसएफ जो है उस टाइम पे लगातार ऑपरेशंस में रहती थी जो है। अब तो फिर भी खास करके मैं कहूँगा कि 2013-14 के बाद से तो बहुत कमी आई है इसमें, नो डाउट। जी। बट वो जो टाइम था जब 99 से लेकर के यार 2002-3-4 का बहुत डेंजर टाइम हुआ करता था। और एसएफ उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हुआ भी नहीं करती थी जो है। तो बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में और बहुत बड़े बड़े टास्क हम लोगों को मिलते थे। और हर एक दिन, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि महीने में कई बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे जो है मिलिटेंट्स के साथ जो है। तो हर दिन की एक नई कहानी है और हमारे लिए तो हर दिन एक जो भी कॉन्टैक्ट होता था या जो भी मुठभेड़ हमारी जो होती थी उनके लिए, तो एक नया ही वो रहता था। कोई सर आपका स्पेशल वाला जो आपको मतलब पूरे लास्ट तक याद रहेगा जिंदगी में? नहीं, जिंदगी में तो मैं कहता हूँ, मैं एक गिनाऊंगा अगर J&K से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि जो भरे पड़े हैं हमारे उसमें। तो बट ये है कि हाँ, वो एक टीम जो होती है, जब आप एक टीम में रहते हैं तो कोई इंडिविजुअल नहीं, सारी एक टीम में काम करते हैं, तो सारे एक जैसे ही हैं, सारे किस्से जो है एक जैसे ही हैं। क्या बात है सर। सर, अग्निवीर को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, अग्निवीर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। मेरा जो अपना मानना है ये व्यक्तिगत तौर पे जो है, और युवाओं को जो है भारतीय सेना से जोड़ने का एक माध्यम है। देखो, कई चीज़ें होती हैं, कुछ योजनाओं में कमियां भी रहती हैं, उसकी कुछ खूबियां भी रहती हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अग्निवीर योजना जो सरकार लेके आई है बच्चों के लिए जो है, तो उसके दोनों पहलू का मैं बोलना चाहूँगा। कि पहलू एक है कि आपको सही टाइम पे एक सही प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है। जिस टाइम पे नौजवान भटकने की कोशिश करता है, जिस टाइम पे नौजवान रील बनाने में लगा हुआ है, जिस टाइम पे वो अपना मोबाइल पे ज़्यादा टाइम दे रहा है, उस टाइम पे वो जो जवान है वो एक अग्निवीर जवान बन जाता है। तो ये तो एक मैं जो सोचूंगा कि मेरी तरफ से तो वो प्लस पॉइंट ही है। और साथ ही माइनस थोड़ा सा ये है, क्योंकि 4 साल का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आफ्टर 4 साल के बाद जब वो वापस आएगा, उसके बाद आगे का क्या, मेरा ये मानना है। तो उसको, जैसे अब जो चल रही है गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि सेंटर हो गया या स्टेट हो गई, गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है। आगे आने वाले समय में उनको यहाँ पे जितने भी सर्विसेज जो हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, उनको जो है उसमें उसका कोटा जो है वो अगर गवर्नमेंट देती है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होती है। वही सर, काफी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि सिर्फ 4 साल है, 4 साल बाद युवा क्या करेंगे, वो घर आएंगे, घर पे बैठेंगे, अगर उनको 14 लाख भी मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं, देखो, लोगों का कहना भी मैं ये कह सकता हूँ कि जायज़ है। क्योंकि मैंने वही बात रखी थी कि 4 साल के बाद वो क्या करेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 4 साल के बाद गवर्नमेंट को उनको जोड़ना चाहिए अब इस मेन स्ट्रीम से जो है। जितने भी गवर्नमेंट की जितने भी जो भी रोजगार परक योजनाएं हैं, उनमें उन लोगों को आगे लाना चाहिए और उनका कोटा एक फिक्स होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक रेगुलर आर्मी में और एक अग्निवीर में अंतर तो है। आप मान के चलिए, रेगुलर आर्मी जो है, आप उसमें सुविधाएं अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छी खासी सुविधाएं हैं फौजियों के लिए, बहुत अच्छा वो है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अग्निवीर के लिए भी वही चीज़ें हों, आने वाले समय में उन लोगों को भी जो है वो चीज़ें मिलेंगी तो अच्छा रहेगा। जी सर। सर, आज के युवाओं में आप ऐसा क्या देखते हो कि जो पहले के युवा थे वो भर्ती फौज में जाने के लिए काफी बेताब रहते थे, वो काफी ट्रेनिंग करते थे, रोडों पर दौड़ लगाते थे, काफी एक्सरसाइज वगैरह करते थे, लेकिन आज के युवा इसमें थोड़े से पीछे हैं। आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात से थोड़ा बहुत सहमत भी हूँ और थोड़ा बहुत सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है कि युवाओं के अंदर जोश खत्म हो गया हो। युवाओं के जोश अभी भी भरा पड़ा है। अगर आप कहीं पे भी, अगर आप जो है भारतीय सेना की कहाँ पे भी भर्ती होती है, आप देखिए हुजूम उमड़ उमड़ के आता है जी। वहाँ पे। मतलब कई बार तो देखा नहीं कि लाठीचार्ज तक भी हो गई है, कई जगह मैंने देखा है उसमें जो है। तो ऐसा नहीं है कि युवाओं के अंदर जोश नहीं है, युवाओं के अंदर जोश तो है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि आजकल
अब उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। जी। उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। कुछ युवा तो अपने, मैंने पहले भी कहा था कि रील बनाने में ही मस्त हैं, कुछ लोग तो उसी से कमा जा रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं आना चाहते हैं सेना में। तो मैं ये कहूँगा कि आज भी अवेयरनेस है बच्चों के अंदर, और वो भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं दिखाती। बट इतना जरूर है कि जो मेहनत, जो कठिन परिश्रम, जो हम लोग किया करते थे उस टाइम पे, जो जुनून होता था सुबह मॉर्निंग दौड़ करके निकलना, तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में उस टाइम पे लोग दौड़ते हुए मिलते थे सुबह सुबह। आज तो कोई दिखता ही नहीं है, बहुत कम हो गया है। कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पे जो है लोगों को इकट्ठा करके और वहाँ से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि जुनून तो आज भी है हमारे नौजवान पीढ़ी के अंदर। जी सर, मेरे को ये लगता है कि अग्निवीर ने इस पे थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, क्योंकि मैं भी खुद भारतीय सेना में जाना चाहता था, पर जब से मैंने अग्निवीर का सुना जो भी चीज़ है, तो उसके बाद मेरा भी मन बदल गया। तो ऐसे मेरे जैसे कई लड़के होंगे जिनका मन बदला होगा। हाँ, देखो, बिल्कुल मैं इस बात में मैं सहमत हूँ, क्योंकि भविष्य के प्रति हर कोई आज की डेट में सिक्योर होना चाहता है जी जो है। और अगर एक किस्म से जिसे कहते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूँ जो है, तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। और होता यह है कि अग्निवीर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको उनकी जो सिक्योरिटी है या श्योरिटी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगा रही होगी शायद जो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ये तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और लोग इसको बहुत ज़्यादा, और ये लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है प्रमोट कर रहे हैं। बट आने वाले समय में, क्योंकि अवेयरनेस की शायद थोड़ा सा कमी है अभी, एक समाज जो, क्योंकि जब पहला बैच जो 4 साल पूरा करके आएगा, उसके बाद ही ये चीज़ें आप कह सकते हैं कि उनको क्या मिला। मेन चीज़ उसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि अब जो अग्निवीर 4 साल पहले भर्ती हुए हैं, अब वो निकलने वाले होंगे, तो उन लोगों को अगर गवर्नमेंट सही जगह उनको अगर उनका स्थान दे सकती है, तो मुझे लगता है कि दोबारा से जोश आएगा। जी सर। सर, आपकी पहली मुठभेड़ कब हुई थी? मैंने कहा कि क्योंकि पहली मुठभेड़ एसएफ में कह पाना बड़ा वो रहता है, लगातार ही कभी याद ही नहीं रहती है। लेकिन हाँ, मेरी कुपवाड़ा में हुई थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे सुरेश बिसे जो थे, एक हमारे सीनियर हुआ करते थे, तो उनके साथ हम लोग जो है एरिया फेमलाइजेशन के लिए जा रहे थे, और रैकी करने हम लोग जा रहे थे उस जंगल में। और सडनली हमारे ऊपर फायर आ गया, और वो मेरा पहला पहला कांटेक्ट था कि जब बहुत ही क्लोज, और हमारे जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल लेफ्ट राइट से जो है गोलियां निकलते हुए गई। तो ये 99 का टाइम था। जी सर। सर, हमने सुना है कि आपका एक बिजनेस भी है, बड़ी हाइकर करके, तो उसके बारे में आप बता दीजिए थोड़ा। बड़ी हाइकर्स मेरा बेसिकली क्या कि मैं रिटायरमेंट आया था, और रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। और क्योंकि जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, तो मुझे देखना था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो क्योंकि मैं भारतीय सेना के एक स्पेशल उसमें रहा हुआ हूँ, और मेरे कोर्सेज भी थे, तो माउंटेनिंग का मैं एक अच्छा माउंटेनर हूँ, तो एक अच्छा स्काई डाइवर हूँ। तो मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से जो है मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, प्लस हवास से मैंने कोर्सेज किए हुए हैं। और 18,000 फीट ऊपर विद ऑक्सीजन मेरे स्काई डाइविंग के जंप्स हैं। साथ ही वाटर स्पोर्ट्स जो था उसमें हम लोग थे। तो मतलब कुल मिलाकर के मेरी लाइफ एडवेंचर में रही है। और फिर मेरे को लगा कि मैं क्यों ना इसको एक प्रोफेशन बना दूं अपना। और उसके बाद मैंने फिर बड़ी हाइकर्स को लेके आया, और बड़ी हाइकर्स अभी जो है उत्तराखंड के अंदर आपके एडवेंचर एक्टिविटीज़ में है, राफ्टिंग में है, वाटर स्पोर्ट्स में है। तो हम लोग अभी इसमें कर ही रहे हैं जो है। आपको क्या लगता है सर, उत्तराखंड में क्या ये चीज़ कामयाब हो रही है हिमाचल के उसको लेके? नहीं, बिल्कुल। देखो, उत्तराखंड जो है कि अभी समय है कि अब आ गया है उत्तराखंड का टाइम जो है कि एडवेंचर टूरिज्म में यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। अगर मैं ये कहूँ कि चाहे आप एडवेंचर टूरिज्म ले लीजिए, चाहे आप विलेज टूरिज्म ले लीजिए, चाहे आप जो है बॉर्डर टूरिज्म ले लीजिए, वाटर स्पोर्ट्स ले लीजिए, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और भरा पड़ा है हमारा प्रदेश जो इन संभावनाओं से। बस काम है एक सही उसमें गाइडलाइन की और सही दिशा में काम करने की। क्या युवाओं को इसमें रोजगार मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रोजगार जो होता है, क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है अपना जो है कि हम उत्तराखंड वासी जितने भी हैं, हमारा तकरीबन 60% मैं ये कह सकता हूँ कि टूरिज्म के ऊपर निर्भर है। जी।
ठीक है, ये आप मानो या ना मानो, कुछ लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ लोग हमारे जो हैं आर्मी में हैं, और कुछ भाई लोग हमारे होटल लाइन में हैं। लेकिन सर मैंने ये भी देखा है कि जो होटल लाइंस वाले हैं वो ज्यादातर उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं। उन्होंने मतलब उत्तराखंड में जैसे जो पहाड़ी एरिया है तो वहां जमीन लेके उन्होंने बड़े बड़े होटल्स बनाए हैं, तो इसका लाभ मेरे को लगता है कि बाहर वाले ज्यादा उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा था कि उत्तराखंड क्योंकि पहले से ही एक बहुत नया राज्य था, और हम लोग तो पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ इतना पैसा, इतना धन दौलत नहीं हुआ करती जी। थी, और बहुत छोटे छोटे हम लोगों के खेत है ना, कि वो सारी चीज़ें थी। तो जितना भी पैसा आया वो बाहर से ही आया जो है। और उस टाइम पे क्या था कि लोगों ने अनाप शनाप तरीके से जो है ज़मीनें जो है यहाँ पे बेच दी थी। तो अब उन ज़मीनों में उस टाइम, आज उनकी कीमत देखिए आप, और जब उन्होंने ली होगी तो उस टाइम पे औने पौने दामों में ली हैं, और बाहर वालों ने आकर के वहाँ पे होटल्स बनाए हैं। तो देखो, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अब कर रही है इस पे काम, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही है। आने वाले समय में जो होगा कि ये होगा कि जो हमारे ही लोग होंगे तो वही लोग अब अपनी ज़मीन पे या अपनी जगहों पे जो है अपने होटल्स बनाएंगे और अपने इस रोज़गार को आगे लेके जाएंगे। लेकिन सर काफी सारे लोग अपनी जो जमीन है आज भी वो बाहर वालों को बेच रहे हैं। लोग पिछले साल तक काफी ये चीज ट्रेंडिंग में चली थी कि भू कानून, तो भू कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा तो बहुत बहुत इसमें स्ट्रांगली बिल्कुल मेरे जो है कि मानना है कि बिल्कुल भू कानून आना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। साथ साथ कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो लोकल जनता है उसको भी आप जो सुविधाएं दे रहे हैं, या सुविधाओं का मतलब कि उनके अंदर एटलीस्ट ये हो कि आपकी जो नीतियां हैं वो उनके फेवर में हो ज़्यादा। सपोज दैट कि आज एक आदमी वो कहता है कि मैं अपनी, भाई मेरे पास जो है 100 बीघा है, 100 बीघा तो नहीं, चलो 100 नाली ज़मीन है, उसमें से वो 40 नाली बेच देता है या 20 नाली बेच देता है, उससे ही वो पैसा उसका जनरेट होता है और बाकी जगह वो लगाता है। ठीक है, अगर ये ना करे और गवर्नमेंट उनको अगर जो है फंडिंग दे दे तो कौन बाहर जाएगा, कौन बाहर का आएगा? फंडिंग ही नहीं हो पाती है टाइम पे जो है। सर आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड जो सरकार है, क्या वो उत्तराखंड वालों के लिए सही काम कर रही है? इन जो भी ये साल बीते हैं गवर्नमेंट के, क्या उन्होंने उत्तराखंड वालों के लिए ऐसा कुछ किया है जिससे उत्तराखंड वाले खुश हो? देखो, मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट कोई भी हो वो कोशिश तो करती है काम करने की और बहुत अच्छा काम करने की। मैं इसको गवर्नमेंट को बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन गवर्नमेंट काम कर रही है, इसमें नो डाउट, क्योंकि दिखता है। अगर आप नीति वैली की तरफ चले जाएं, आज रोड की कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँच गई है, निलोंग वैली तक चले जाएं, आप आदि कैलाश तक चले जाएं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट तो काम कर रही है। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट का काम है नीति बनाना, मेन काम जो नीचे बैठे हुए जो लोग हैं, धरातल पे जो लोग हैं, वो वहाँ पे तक थोड़ा सा जाने में उस चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ा रही हैं। तो मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि जो उस चेयर में बैठा हुआ है, जो उस डिस्ट्रिक्ट के उस गांव के अंदर बैठा हुआ है, उसके ऊपर ये सारा के सारा दारोमदार निर्भर होता है। बाकी गवर्नमेंट के तो अपने स्कीमें आती हैं लगातार और बड़ी हम देखते भी हैं, बड़ा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नीचे थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है अभी। अभी तक का आपका सबसे दमदार सीएम उत्तराखंड का कौन रहा है? मैं सच में कहूँ तो मैं, क्योंकि बहुत कम ही रहा हूँ यहाँ पे, लगातार पिछले सिर्फ 5-10 साल से हूँ, और तब से मैं तो धामी जी को ही देख रहा हूँ। तो लेकिन हाँ, कि खंडूड़ी जी जो थे अपने आप में, उनके अंदर वो चीज़ थी, क्योंकि वो डिसिप्लिन और वो चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लगता है कि आर्मी का रोल शायद उनके वो नहीं रहा होगा। अदरवाइज तो मुझे तो लगता है कि उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा सर, आप जैसे टूरिज्म के क्षेत्र में हैं, तो हाल फिलहाल में एक हादसा या घटना हम इसको कह सकते हैं जो कि नगरासू में हुआ था। निहंग जो सिख थे उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया था, तो आपकी क्या राय है इस पे? क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? देखिए, मेरी नज़र में तो ये गलत था, और चाहे कोई भी पंथ हो, कोई संप्रदाय हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं एक चीज़ को जानता हूँ जी। कानून से ऊपर किसी को नहीं आना चाहिए, और जो ये हुआ था ये तो गलत हुआ था। और अब इस पे ज़्यादा, क्योंकि मामला अब तो शांत हो गया है, बट उस टाइम पे बड़ा एक हाइप इसकी बन गई थी, और हम लोगों को भी ये चीज़ तो बुरी लगी थी, इसमें तो नो डाउट जो है कि लेकिन हाँ, गवर्नमेंट अब इस पे शायद सख्ती से जो है आने वाले टाइम पे कदम तो उठाएगी, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है।
क्योंकि सर वहां पे जब वो निकल रहे थे तो वो तलवार लहरा के अपनी निकल रहे थे और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। आमतौर पर पुलिस वाले क्या करते हैं कि जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा टू व्हीलर्स वालों ने, तो उनका वो चालान भी काट देते हैं, उनका वो फाइन काट देते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्यों, क्या पता ऐसा लगा हो कि धार्मिक एक कहीं वो ना इसमें आ जाए, तो शायद ये हो सकता है। लेकिन ये जरूरी था कि इसमें सख्त एक्शन लेने की जरूरत थी, क्योंकि आज आप किसी 4 को छोड़ोगे वो 40 लेके आएगा, ये बहुत क्लियर है। फौज ये नहीं करती है, फौज के लिए सब बराबर होते हैं। फौज अगर 40 आएंगे, एक को अगर लगा तो वो 40 के 40 वापस चले जाएंगे। आपने क्या किया, आपने 4 छोड़े और 40 आए, 40 नहीं 400 आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको भी लगता है कि इसमें सख्त जो कानून है या सख्त एक्शन लेने की इसमें जरूरत होती है। बाकी जो उनका तलवार का जो प्रकरण है, तलवार का देखो ये है, कुछ धार्मिक एंगल भी उसमें जोड़े गए थे और उन्होंने कहा कि हमको कृपाण लेके आना हमारा अधिकार है और हमारे धर्म इसको करता है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपको जो कृपाण है या जो भी है धर्म अगर आपको उसका इजाजत देता, वो एक सिंबल के तौर पे अगर वो उसको लेके आए तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस प्रकार से तलवार लहरा करके और जाना, तो मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये खराब सा तो लगा ही था। जी सर, आप 25 साल बाद उत्तराखंड को कहाँ देख रहे हैं कि 25 साल बाद विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है? देखो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो विकास तो हुआ है, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, और जनता उसको देख भी रही है। अब ये होता है कि कई बार सभी लोग हर चीज़ से खुश नहीं होते हैं। कोई भी सरकार आ रही है वो काम तो कर रही है, लेकिन मैंने कहा कि धरातल पे, ग्राउंड पे जाकर के वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि अभी और टाइम हमको लगेगा। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा सख्ती और थोड़ा सा अगर हम लोग नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फिर पिछड़ते चले जाएंगे। और अभी तक भी जो मैं देख रहा हूँ, चाहे आप 4 धाम की वो देख लीजिए या खास करके मैं गांव की बात करूँ जो है, तो बॉर्डर एरियाज तक रोडें गई हैं, बॉर्डर एरियाज तक जो है इलेक्ट्रिसिटी गई है, वहाँ तक जो है मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो गई ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जो है लगातार। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि वो काम नहीं हुआ जो 25 सालों में हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए जी, वो काम से अभी भी कहीं ना कहीं हम अभी पीछे तो हैं। ओके सर। सर आपका जैसे टूरिज्म का बिजनेस है, तो आगे के आपके क्या प्लान्स होने वाले हैं? क्या जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? देखो मतलब मेरे तो खैर नॉर्मली रहता है प्लान, ऐसा कोई ज़्यादा वो प्लान नहीं है। बड़ी हाइकर्स अपना धीरे धीरे ग्रो कर ही रही है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है नई पॉलिसीज़ वगैरह लेके आनी चाहिए। और जिस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट एक लेके आया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बशर्ते कि ये है कि धांधली इसमें बहुत हो रही है, सही लोगों तक इसका जो है वो नहीं जा पा रहा है। हो ये रहा है कि गांव का एक आदमी है, मैं एक छोटा सा सिंपल सी बात बताता हूँ कि एक गांव का आदमी है और वो जो है अपना होम स्टे चलाना चाहता है, लेकिन जब वो उस अपनी एक फाइल लेकर के जाता है डीटीडीओ के पास, तो डीटीडीओ पहले तो वहीं उसको 36 कागज लगाने पड़ते हैं जो है। उसके बाद जब वो एज बैंक में जाता है तो बैंक भी उसके साथ इतनी ज़्यादा वो करता है, इतने सारे कागज, इतने सारे वो कर देता है कि वो बेचारा कहीं रह ही नहीं पाता है। तो तकरीबन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने पॉलिसी तो बनाई, बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है आपने, लेकिन क्या वो ग्राउंड तक जा रही हैं, ये देखना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हो नहीं रहा है ऐसा। जिसके पास पैसा है वो तो उस योजना का जो है वो लाभ उठा ले रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में जो ग्राउंड में रह रहे हैं वहां तक वो योजना जा ही नहीं रही है। तो ये थोड़ा सा एक समस्या है। दूसरा ये है कि जो कौशल के जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं टूरिज्म से रिलेटेड, खास करके मैं ये कहूँगा, या स्वरोजगार से रिलेटेड जो भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को नई पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा सा तो काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज भी पलायन रुक नहीं रहा है, बोला जा रहा है बट पलायन रुका नहीं है। बिल्कुल नहीं जी सर, पहाड़ों एरिया वाले जो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, वो वाले देहरादून आ रहे हैं और देहरादून वाले दिल्ली जा रहे हैं, यही हो रहा है उत्तराखंड में। बिल्कुल बिल्कुल ये हो रहा है, बिल्कुल ये हो रहा है। और सर पेपर लीक की हम बात करते हैं, अभी परसों यूट्यूब का भी पेपर लीक हुआ, उससे पहले पटवारी का भी पेपर लीक हुआ। तो
आपको क्या लगता है कि क्यों ये उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, जो छात्रों के साथ जो उनका भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बहुत खिलाफ हूँ। जो पेपर लीक अभी हुए हैं, जो प्रोटेस्ट अभी जो है जंतर मंतर में चला है, मैं इसीलिए जो युवा हैं, जिनको आप आज की डेट में जेनज़ीज़ बोलते हैं, और उनको आप वो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भविष्य का जो है जुड़ा हुआ है ये मुद्दा। और जिस प्रकार से पेपर लीक, मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, गवर्नमेंट, मेरा अपना मानना है कि गवर्नमेंट पेपर लीक नहीं करती है। मेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट जाकर के पेपर लीक करवा रही होगी। मैंने कहा ना, वो नीचे जो बैठे हुए हैं ना कुर्सियों में, वो लोगों के ये हाल हैं। तो जब तक इनके ऊपर सिकंजा जो है, अभी मोदी जी ने जो नया कानून लेके जो कल परसों ही जो आपका संसद में जो पेश हुआ है, वह जबरदस्त कानून है। जब तक दो चार अंदर जाएंगे नहीं, तब तक ये सुधरेंगे नहीं, ये बहुत क्लियर है। तो इस पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठोस जो है कार्रवाई करने की जरूरत है, और तभी ये रुक पाएगा। लेकिन सर किसी का तो हाथ तो होगा ही उसमें। देखो, मैंने कहा कि आप एक चेन को पकड़ेंगे, उस चेन से जुड़ते जुड़ते सारी चीज पकड़ा, बस उस कड़ी को एक बार पकड़ ले, अब वो कड़ी पकड़ में आ जाएगी। जैसे जैसे अब जो लगातार हो गया, बस बहुत हो गया अब जो है, इससे आगे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चाहे जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। नीट के, मेरी बिटिया है, उसने खुद नीट का एग्जाम दिया था, और कुछ दिन के बाद पता लगा कि पापा ये तो जो है पेपर लीक हो गया है। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चों के मनोबल पे तो फर्क पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं, जो लोग सक्षम हैं वो लोग खरीद ले रहे हैं, जो लोग सक्षम नहीं, हमारे जैसे जो मिडिल क्लास से आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसको जो बड़ा ठगा हुआ सा महसूस करते हैं, और उनकी अपने जो भविष्य के प्रति उनकी जो चिंताएं हैं वो जायज हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी सर, उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप यहाँ के रोडों को, यहाँ के काम को? देखो, मेरा जो अपना मानना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर आप रोडों की, पहले यहाँ से बद्रीनाथ जी जाने में इतना टाइम लग जाता था जी। आज इतनी बढ़िया रोडें हैं, क्योंकि मेरा कैंप है एक बद्रीनाथ जी में, बढ़िया एकर्स करके। तो जो लोग आज से 10 साल पहले बद्रीनाथ जी आए होंगे, और आज अगर वो आते हैं, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं रोडें तो सुधरी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और गाँव गाँव तक रोडें गई हैं, इसमें तो कोई बिल्कुल भी, मुझे तो नहीं लगता कि सर रुद्रप्रयाग और चमोली में ऐसे गांव है कि जहां अभी भी अगर कोई वहां इंसान कोई बीमार हो जाता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, तो उसको कंधे पे लाना पड़ता है रोड तक। और रोड मतलब 7-8 किलोमीटर, कभी कभी 10-15 किलोमीटर तक भी दूर रहती है। तो वहां तक भी अभी रोड नहीं पहुंची है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूं, और खास करके उस क्षेत्र के लोगों के लिए, कि आपका जो जनप्रतिनिधि है, जिसको कि आपने चुन के भेजा है, यह तो आपको उनको उसके ऊपर रखना ही पड़ेगा जो है। और जब तक आप देखो बोलेंगे नहीं, तो कोई सुनेगा नहीं, ये बहुत क्लियर है। आपको बोलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के पास आपका प्रस्ताव जाए और गवर्नमेंट उसको डिनाई कर दे, ऐसा तो कभी होता नहीं है जी। ये आपके जनप्रतिनिधि के ऊपर है। जितना जबरदस्त दबाव आप उनके ऊपर डालेंगे, जितनी मजबूती के साथ अपना जो है उनके सामने अपना पक्ष रख पाएंगे, तो वो उतनी मजबूती से काम करेंगे। और मेरा ये मानना है कि होना चाहिए गांव गांव तक जो है, चाहे सड़क हो, बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं, सड़क हो, स्कूल हो, आपके जो है अस्पताल हो, ये तो होने ही चाहिए जो है हर एक उसमें। जी। अच्छा सर, सर सजवाण जी फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मैं सचवान जी का ये है कि फ्री टाइम पे मैं जो हूँ, निकल जाता हूँ ट्रैक पे, मैं निकल जाता हूँ जंगलों की तरफ। काफ़ी जंगल मैंने छान मार दिया है यहाँ पे जो है। और मेरा मन, मैं सच कहूँ कि मेरा मन तो देहरादून की तरफ बिल्कुल भी नहीं करता है आने का। जैसे खाली टाइम होता है, मैं अपना बैग उठाता हूँ और मैं निकल जाता हूँ ट्रैक पे। कहीं जहाँ जहाँ भी लंबे लंबे ट्रैक होते हैं, तो बस अपना टेंट उठाया, अपना रैकशैक उठाया, अपने जो बोटल्स, अपना जो सामान वगैरह है वो उठाया, और अपन निकल गए। तो मेरा वही रहता है ज़्यादातर। आपने कहा कि आप जंगल की तरफ जाते हो फ्री टाइम में। हाल ही में 7 मोड़ के पास जंगल कटने का मामला भी सामने आया था, काफी पेड़ वहां पे कटे हैं। तो क्यों ये कट रहे हैं, क्यों फिर गवर्नमेंट ने वो चीज रोक भी दी है इतने प्रोटेस्ट के बाद? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पर्यावरण को जितनी क्षति पहुंच रही है, इसका अभी समझ में नहीं आएगा लोगों को। ये बहुत लंबे टाइम के बाद इसकी समझ आएगी जो है। तो लेकिन विकास भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है। लोग वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे विकास की कोई जरूरत नहीं थी, ये विनाश हो रहा है। वहां पे ना ट्रैफिक लगता था,
वहाँ पे ना ऐसा कुछ हादसा भी नहीं होता था कि यहाँ पे हम 4 लेन कर दे इस रोड को? बिल्कुल, नो डाउट, ये बात बिल्कुल लोग बिल्कुल जायज़ कह रहे हैं। वहाँ पे मैंने तो कभी ट्रैफिक नहीं देखा है, जी। सच में नहीं देखा। और बड़ा एक प्यारा सा वो आता है, आज अभी जब बारिश हो रही होती है, आप जब जाइए, जैसे मन होता है कि भाई लॉन्ग रूट में निकलना है, तो सबसे प्यारा रूट है वहाँ पे जो है। लेकिन कहीं गवर्नमेंट ने शायद अब उसको रोक भी दिया है। तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है, जो जागरूकता जो लोगों के अंदर आई है वनों को लेकर के, अपने पर्यावरण को लेकर के, तो इस चीज़ को तो सरकार को भी समझना चाहिए कि इतने सारे लोग गलत तो नहीं हो सकते हैं। जी सर। सर आप कह रहे हैं कि आपने काफ़ी सारे ट्रैक किए हैं, तो कौन-कौन से ट्रैक आपने किए हैं और सबसे खास वाला ट्रैक कौन सा रहा है? मैं कहूँ, उत्तराखंड ट्रैकों की भरमार है यहाँ पे। हर गांव में एक ट्रैक है, अगर देखा जाए जो है तो। जी। चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं आप जो है, बहुत प्यारे प्यारे ट्रैक हैं। तो किसी एक को बोलना मेरे लिए बड़ा कठिन होगा। चाहे आप केदारकंठा ट्रैक अगर आप लेते हैं तो उत्तरकाशी से हर की दून में आप लोग चले जाइए। आप जो है डोडी ताल आप चले जाइए, दयारा बुग्याल आप चले जाइए। उसके बाद जो है आप आते हैं इधर जो है अपना चमोली में आप आ जाइए। चमोली में या रुद्रप्रयाग से पहले अगर हम लोग हैं तो जो तुंगनाथ जी का जो ट्रैक है, एक छोटा सा ट्रैक जो है, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। जी। कुंवारी पास एक ट्रैक है जो है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक है। सतोपन ट्रैक, मतलब ट्रैक तो इतने भरे पड़े हैं। बागनी ग्लेशियर ट्रैक है, इतने सारे ट्रैक हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि इतनी भरमार है हमारे उत्तराखंड के अंदर, आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितने अच्छे। और जब खास करके अभी वैली ऑफ फ्लावर में आप चले जाइए, इस टाइम पे जो है, जो इस टाइम पे वैरायटी फ्लावर्स की निकल के आती है ना, तो वो अलग ही उसका एक चार्म रहता है इस टाइम पे जो है। जी सर। सर ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करेंगे, कैसा आपको क्या लगता है, कैसा ये ऑपरेशन रहा है? और जी बोलिए। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर मैं बोलूं तो बहुत ज़बरदस्त। देखो, इंडियन आर्मी ने जो भी ऑपरेशंस किए हैं, मैं क्योंकि राजनेता नहीं हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि जो भी इस प्रकार के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, और इंडियन आर्मी अपना उसमें 100% लगाती है, और 100% ही सक्सेस रेट होता है हम लोगों का जो है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर भी था, ये अपने आप में ज़बरदस्त ये था। और सामने दुश्मन देश को समझ में आ गई है कि इनसे पंगा मत लो, इनको मत छेड़ो, क्योंकि ये गवर्नमेंट अब वो गवर्नमेंट नहीं रह गई है। ये जो है घर पे घुस करके मारती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, पहले का टाइम अलग था, और आज इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग लेवल पे आ गई है, बहुत ज़्यादा। जी सर। जी, आप मतलब दुनिया के पटल पे आप जो है इंडियन आर्मी को कहीं पे भी मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत क्लियर है। जी सर। सर एक भी सवाल हम गढ़वाली में अभी पूछला। सर अक्सर हम देख दक्षिण की जो भारी राज्य का लोग छन सी उत्तराखंड में एक ही उपद्रव मचोंदा और जगह जगह पर हंगामा करता, कखी मुँह गाड़ी लगे कि सी दारू बोतल में मतलब सभी के सामने पियोंदा छिन, हंगामा करता तक बहुत ज़्यादा हल्ला करता। तो आप आर्मी पर्सन छा, तो आपकी ये में क्या सोच है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन છે આપો છે कि जो हमन देखी खास करके जो बाहरी राज्य बेटे नौना छ, बाहरी राज्यों में अगर मैं बोलूँ कि सभी राज्य नहीं छन में शामिल, कुछ राज्य छन, मैं नॉन लेने आप सामने हरियाणा और दिल्ली में साफ बोल सकते हो। एक माँ एक बेटे जो लोग आनन, तो मतलब ये छे कि पता नहीं क्या बात है, हमन तो बहुत बार नोटिस करिया कि बहुत ज़्यादा हुड़दंग तो होंदी है, मैं तो कोई दो राय नहीं। पर यन छे कि सभी लोग यन नहीं छन, सभी लोग खराब नहीं छन, बहुत अच्छा लोग भी छन, बहुत बढ़िया लोग भी छन, जो औंदन या हर एक पहाड़ों में औंदन अपना आराम से शांति से वो अपना ये में औंदन अपना क्या बोलते हैं, कहते हैं ट्रैक वगैरह करदन यक में हमारी यात्राओं में औंदन, ठीक है ना। तो सभी लोग ये नहीं छन, बट कुछ लोग तो छंद ने माँ कि जो बहुत ज़्यादा, तो ये माँ इन छे कि भाई गवर्नमेंट ते भी जो छे एक माँ संज्ञान लेने की जरूरत है कि खास करके जो हमारी पॉलिसी छन, जो हमारा नीति नियम जो छन हमारा बनाया, वे में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। कि मैं ये बोल रहा हूँ कि खास करके जथा भी जो भारी राज्य वाला लोग आंदन है, यूँ का राज्यों में जो हमारे एक बिटिन प्रोग्राम नहीं चलदन। हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट ते चाहदो कि यूँ कई गाँव में जाते हैं, यूँ कई राज्यों में जाते हैं, वक्त जो एड तुम यख चलाने वो एड ते वक्त चला, और वक्त वो एड में बता कि भाई हमारे पहाड़ में यख एक संस्कृति यंच, यख शोरगुल नहीं होंद,
हम लोग शांति प्रिय लोग छा, हम लोग पहाड़ी लोग छा, शांति शांति से रहना हम लोग। तो आप लोग जब भी हमारा उत्तराखंड में आवा तो ये हिसाब से आवा कि हम लोग कखा जाने किले की हूँ क्या कि वो तो पता ही नहीं उनके कन वक्त बेटिन उन दिल्ली बेटिन रात में चले नू और उन बस उठाए वक्त बेटिन थारा पर यार सीधा लेते हैं जो छे अपरा ऋषिकेश। कोई रोकने वालों नहीं, कोई टोकने वालों नहीं। वहां के बाद उन फिर वो बेटिन उठाए यार चलो जी वक्त बेटिन श्रीनगर होंदो होंदा ठीक चौक था। कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। बीच में आऊँगा जो छे दारू ब्याह चन्नी, बीच में आऊँगा हंगामा ब्याह चन्नू, बीच बीच में कहीं नदी नालों में चल जान। अब वक्त में अरे कोई डूब जल तब डूब जल तो वक्त में आदमी रहा चाहिए वक्त में जो हर जगह व्यवस्था बनवाना पड़ी सरकार तई कि भाई तो ये चीज अगर उनका चैनल में उनका जो लोकल जो समाचार वो लोकल जो उनका चैनल चलता वक्त उनका राज्यों में अगर वक्त चले हो जाओ कि भाई तुम अगर इन हरदन कल्ला ये कोई था दंड पड़ इथा तुम्हार जो छे यक मु तुम तय ये कोई था फाइन पड़ लो ये अगर तुम ये हिसाब से कर तो वो बेटिन पता हो। अब वो तो टूरिस्ट चल वो तो वक्त बेटिन चल दान जो छे भाई चलो भाई उत्तराखंड घूमीता होना, लेकिन वो तो पता ही नहीं कि नियम क्या छन कानून क्या छे। तो ये मैं ये सोच छे कि मतलब हमारे जो गवर्नमेंट छे हमारे जो उत्तराखंड है गवर्नमेंट छे यूं गवर्नमेंट ये चाहते कि मतलब जग बेटिन उत्तराखंड है सीमा लग जाओ तक ही बेटिन बड़ा बड़ा होर्डिंग आप खुद देखा ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों का होर्डिंग लगे रहना। अरे वो होर्डिंग में आप गढ़वाला का वो मैं डाला ना वह पर नियम लिखा हूं मैं कि भाई यख में यूनिकन यख में यूनिकन यख में यूनिकन तब तू पढ़े पढ़ी तो अलग बेटिन तब वो समझ में आ ली जी। अब तुम यख मुंह रोकला तो फिर तो झगड़ा होनी होना। तो ये छे मतलब ये मैं। अच्छा सर, सर उत्तराखंड में ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जैसे आप बीजा पसंद करता जैसे आप रोज देखता छन? देखो मतलब मैं ये बोल दो कि पॉलिटिशियन जो छन सभी लोग बड़े छन तन बात नहीं छे, पर हाँ इथा जरूर छे कि आजकल जो मैं मेरा दिल के करीब जो एक ही भाषा छे जो एक ही बोली भाषा छे जो उत्तराखंड का बारे में जो सोच वो रख दो मैं आशीष नेगी तय जानू। मैं वे कई बार जो छे मैंने वे कई भाषण भी सुने और बहुत बढ़िया लड़का और जो उत्तराखंड की जल जंगल और जमीन और संस्कृति तय बचोड़ों तय काम छे कन्नू। अब भगवान जानो देखो भाई वो राजनीति वाला आदमी छे हम तेरी बोल सकता हूँ कि हम राजनीति वाला आदमी नहीं छा, लेकिन वे की जो बोली भाषा छे वे को जो बोलना तरीका छे वे को जो हमारा उत्तराखंड का बारे में जो वे की सोच छे वो मुझे बहुत पसंद आनी बहुत किले कि अब वो गलत भी नहीं बोल चाहे अगर तुम भू कानून है बात करा तुम तो क्या गलत है वो बोलूँ ठीक है वो तो बोलूँ जो तो मेरा मतलब पसंदीदा लीडर में तो वो छंदी छे जी। सर हम सुनी कि हाल ही में आप ते अवार्ड भी मिली तो ते अवार्ड के बारे में हम ते जरा बता दें। यो अवार्ड जो है यो सैर सलीका कार्यक्रम छे एक जो कि हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छे श्रीनगर वो कार्यक्रम छे एक डायरेक्टर साहब जो छन डॉक्टर सर्वेश उनियाल जी छन वो यू बनाई सैर सलीका कार्यक्रम मतलब जो यू छे कि ट्रैवल मैनर्स का ऊपर चाहिए कि अगर और खास करके मैं तो बहुत अच्छो कार्यक्रम लगू यू किले कि जय हिसाब से आजकल लोग हमारे यहाँ आना छन और हुड़दंग मचौदन या वो चीज़ मतलब कार्यक्रमों को थीम क्या छे कि सैर सलीका मतलब सैर सलीके से होनी चाहिए। जन सलीका बोल रहा ना कि ये तो कन सलीका आई है कुछ तो वो दिखे दुख में तो वो एक कार्यक्रम में सब टूरिज्म से रिलेटेड कुछ अगर सपोज डेटा मैं छोटी सी बात बताऊँ कि सलीके से होनी चाहिए। जन सलीका बोल रहा ना कि ये तो कन सलीका आई है कुछ तो वो दिखे दुख में तो वो एक कार्यक्रम में सब टूरिज्म से रिलेटेड कुछ अगर सपोज डेटा मैं छोटी सी बात बताऊँ कि अगर जो आदमी हमारा उत्तराखंड में आणो और वो उत्तराखंड में आणो तो एक कहला है कि हमारा तो देवभूमि चाहिए देवभूमि में आते ही तुम जो अगर सलीका से नियाला तो कहीं ना कहीं वे को आने वाला टाइम पर वे को असर तो होनी होना आज नहीं बोलू बोल नहीं बोलू परसों बोलू पर वे न होना। तो सर्वेश उनियाल जी को जो ये कार्यक्रम छे ये सैर सलीका जो कार्यक्रम छे ये कार्यक्रम में किले कि ये में ये कि ट्रैवल में भाई आपन कख जान तो कन जान आपन अगर कहेगा घर में आप जाने तो आपन कन बैठना वखमु कन आपन बात कन आपका बात विचार होला वखमु ये चीज में मैनर्स की बात होती है कि अगर तुम कहेगा स्टेट में जाने सपोज भैरवल अगर कोई हमारे यहाँ खानो तो वो कन आओ कह हिसाब से हो कख जाना कख नहीं जाना डू एंड डोंट्स
युकन यूनिकन तो सब भी धाणी वे माच और संस्कृति बचाना बहुत बढ़िया एक कुछ मैं तो ये बोल रहा हूँ कार्यक्रम तब वे मा जो छे मैं तो लगियो रहनो समझाने पर जथा भी टूरिस्ट होता वे मा तो इबरदा जो छे मैं तो मिली वो मैं तो क्या हम 4-5 लोग तो मिली शहर सलीका अवार्ड जो छे तो वो शहर ये का ही ऊपर छे मतलब जी। अच्छा सर आने वाला 25 साल में उत्तराखंड तक आपका दे दर्शन देखो आने वाला 25 साल में मैं तो अगर बात करूँ कि अगर जय हिसाब से अगर डेमोग्राफी जन चेंज होणु तो वे हिसाब से तो मैं बहुत मतलब वे मा छुआ अभी चिंता मा छुआ मैं तो सच बोल दो मैं ये कि लाइक देखा हम तो वे गया बूढ़े धीरे धीरे हम बूढ़े वे जान लेकिन खास करके जो ये नई पीढ़ी जो आने जो हमारा बाल बच्चा चल उनका बाल बच्चों के बारे में मैं बात करनू बहुत दिक्कत आने वाली है खिले की यक मुयन वेगी कि सब घिचपिच वेगी बहरहाल लोग कहते हैं हमारा उत्तराखंड के अंदर बस गिन अच्छा हमारे बोली भाषा कंच है उनकी बोली भाषा का बहुत अंतर है हमारा रहन सहन में हमारे खान पीन में हमारी बोली भाषा में बहुत अंतर है अच्छा वो अंतर जो हम तो दिखे तो भी है कखी अगर देख ला अब जय हिसाब से लोग जो जमीन खरीदने लग गया अगर ये भू कानून जय की बात मैं बोल सकता हूँ कि अब ए भी के कानून जो बहुत अच्छी बात है यार अगर यू नहीं आने तो बहुत मुश्किल वे जाने से और ये का जो नियम छन कायदा कानून जो थोड़ा और भी थोड़ा और सख्त बने जाओ तो तब कहीं बच सकता अदरवाइज आप इन देख लिया कि मतलब कि भाई हमारे यहाँ जो छ नेपाली भी रहते हैं यार वो तो पढ़ाना बड़ी तो बोला दिन तो ये सोच लिया तुम कि गढ़वाल तो बहर वेगे तब ये वैसी उन तो बहर वे जाना खिलाए की जो गढ़वाल तो एक छै ही नहीं वो तो कोई बहर चल गए रोजगार होता है नेपाली साग सब्जी लगाना से बेचना और वो बेचना जो बढ़िया तो मैं सुनी बल्कि कि बल जो बल फलाना सिंह प्रधान भी आ बन्यू पता नहीं सच हो झूठ हो पर यार सुनिया मन की भाई प्रधान बन्यू ये भी बुना कि जत उत्तराखंड में लोड नहीं मिलनी सो नेपाल जानो या नेपाल बेटन ग्वाल लियोनो पता नहीं भाई किला नहीं मेरे ख्याल से जो नौ नहीं मिलनी मेरे यंत नहीं भाई मैं तो यंत सोचता हूँ कि हमारा गढ़वाली आदमी तो जो जथा सुंदर एक हमारो बुझ संस्कृति है तो भी संस्कृति का वाहक छन ये लोग भी मैं ये मान दो जो है और यो किले नहीं होणो कि मेरे ख्याल से शायद सभी देर दोनों होला बसने तो जो जाए को देर दोना तो वे नो जो पर हाँ पर ये छंद है कि डेमोग्राफी जो है वो चेंज तो होनी छंद है ये में कोई शक नहीं है। अच्छा नेपाली की हम बात आई हम सुनी कि आप तो नेपाली भी होंगी बोल अब मैं तो पहले बोलना चाहने कि तू नेपाल जन दिखे नो अब तो खैर वो है क्या बढ़िया पर मैं तो बोलना चाहने तो मैं नेपाल में दगड़ रही हूँ काफ़ी जगह रही हूँ मैं नेपाल के लिए बुन खैर पर यन छे कि जबर मैं फौज में छे तो तबर क्या छे कि जीआर छे गोरखा रेजिमेंट है ना तो कभी कभी डेपुटेशन में आदमी वक्त चल जाओ तो वो लोग हमारे दगड़ रन छे हम दगड़ रन छा तो वह हमन कोशिश करी सीखने की धीरे 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 अब यन छे कि मैं तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि मैं तो बहुत बढ़िया एजन थी अब मैं लोग भी वन नहीं छुआ जो वन भी गोरखा हो चाहे गढ़वाली हो एक जन दिखे ना अगर तुम ढंग से देखा जो छे 2-4 शब्द जरा नेपाली में नेपाली गढ़वाली में आते ट्रांसलेट कर नेपाली में भाई अब ये बोलना तो बड़े कठिन हुए जो मैं तो है कि कन में बात बस सामने पर अगर कोई हो तो मैं तो वेदगड़ी बहुत अच्छे से बात कर सकूँ छे पर अब कन बुन अब मैं तो समझ में ही नहीं होनी कस तो भयो रामरो तो ये तो ये चाहिए ये तो नॉर्मल भाषा होनी तो नॉर्मल भाषा को तो ऐसा होना चाहिए उसमें तो मतलब नॉर्मल वे में एजन जो है तो ये अब जैसे ये कि क्या बोल रहे हो और भाई क्या बोल रहे हो ए भाई के बंदे चाहिए यार तिमी कामड़ा आगो है ना खाना खाओ कि नहीं खाओ ऐसा ही होना चाहिए मतलब जब आप बात करने को बैठो कहीं पर तो मतलब बात करने का तरीका जो होगा ना वो वैसे ही हो निकलेगा वो अभी निकल नहीं पा रहा है एक्सेंट तो, वैसे ही आएगा हाँ बिल्कुल जो है जी। सजवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नेगी जी और मैं आपकी पूरी टीम को हिलमेल की टीम को धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोगों ने जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया है यहाँ पे और मैं आपका बहुत पहले से जो है हिलमेल को जो है फॉलो करता रहा हूँ और आपके जितने भी बेबाकी से जो आपका अंदाज़ है और जो आप बोलते हैं
तो आज मुझे देखने का भी सौभाग्य मिला यहाँ पे, आपके ऑफिस में आने का भी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हमने सजवान सर के साथ काफ़ी सारी बातें की, पॉलिटिक्स से लेके उत्तराखंड की राजनीति तक, और पर्यावरण के बारे में भी हमने काफ़ी सारी बातें की, टूरिज्म के क्षेत्र में हमने काफ़ी सारी बातें की। तो आप सभी को ये पॉडकास्ट कैसे लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए हमारे साथ फिल्में।